नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 का यह हिस्ट्री का बुक है हमारे अतीत के नाम से। और आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, अध्याय 2 देखेंगे। और आज हम इसका टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दूंगा। क्लास जो अध्याय 2 है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसका बहुत ही सारगर्भित बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह पूरा का पूरा अध्याय 2 मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत ही सारगर्भित व्याख्या के साथ पूरा का पूरा यह जो अध्याय 2 है यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए समय नष्ट करते हुए सीधे टेस्ट सीरीज पर आते हैं। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराने का विचार है हमारा कि पूरी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। और जो भी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है वह टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईएएस पीसीएस फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी चैप्टर वाइज, देखिए क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट सीरीज के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 2, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है क्लास 6 हिस्ट्री हमारे अतीत चैप्टर 2 का यह पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है। जो भी टेस्ट सीरीज है वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेंगे तो यह सभी टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज मिल जाएगी। तो पहला चैप्टर है निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। नहीं की बात है, कहाँ से आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। भीमबेटका, हुसुंगी, चिरात या कुरनूल। तो देखिए आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ नहीं मिले हैं यह पूछ रहा है। तो देखिए भीमबेटका में मिले हैं, हुसुंगी में भी मिले हैं, चिराद में नहीं मिले हैं, बल्कि कुरनूल में भी मिले हैं। तो कहाँ से नहीं मिले हैं? चिराद में। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाएं जो हैं पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था आखेटक व खाद्य संग्राहक था। और चिराद जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, इसलिए चिराद से खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आकेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं, जबकि चिराद नवपाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसुंगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणकालीन पुरास्थल है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोलडीहवा या दाउजली हेडिंग। तो इसमें से कौन सा स्थल जो है वह नवपाषाणकालीन स्थल है यह पूछ रहा है। तो देखिए मेहरगढ़ भी नवपाषाणकालीन है, बुर्जहोम भी नवपाषाणकालीन स्थल है, महागढ़ा भी नवपाषाणकालीन स्थल है, कोलडीहवा भी है, दाउजली हेडिंग भी है। 5 के 5 जो हैं सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो उपरोक्त में से कौन सही उत्तर चुनना है? तो 1 2 3 4 5 सब हो जाएगा। सभी जो हैं नवपाषाणकालीन स्थल हैं, विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उपरोक्त सभी स्थल नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के माध्यम से बनी हुई है, जाकर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। पूरा पाषाणकालीन पाषाण और औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का जो स्थान है वह उद्योग स्थल कहलाता है, बिल्कुल सही। पत्थर के इन औजारों को निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। तो यह भी सही है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन जो है वह सही है। कौन सा सही कथन का चुनाव करना है? तो 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। इसका व्याख्या देखिए। उपरोक्त तो दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीक का प्रयोग होता था। पहली तकनीक इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था, जिसे स्टोन ऑन स्टोन भी कहते हैं। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीकी इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हल्की हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। तो यह हथियार बनाने की तकनीक थी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं से,
कुरनूल की गुफाओं से, कोल्डिवा से या हुसुंगी से। तो राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, कोल्डिवा या हुसुंगी। तो राख के जो साक्ष्य मिले हैं वह कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। कुरनूल कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जिला में कुरनूल पड़ता है, यहीं से राख के अवशेष मिले हैं। तो विकल्प बी जो है वह सही है। इसका व्याख्या देखिए, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणकालीन आरंभिक लोग आग से परिचित थे। और एक बात और बता दूं आपको, भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल ये तीनों ही पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। तो यह तो बिल्कुल सही है। पहला बदलाव, मध्य पाषाण काल में बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव हुए थे, तो उसके बारे में कह रहा है कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, यह सही है। दूसरा देखिएगा, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, बिल्कुल सही है। गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास 1 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सभी बुक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका व्याख्या देखिए, ये जो प्रश्न था, उपयुक्त तो तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई, इससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं और जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया था। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में नहीं आता है? तो मानव सभ्यता का 3 काल जो था, प्रागैतिहासिक काल, वह पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 ही थे। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो यहाँ दे रहा है महापाषाण काल, तो यह नहीं आता है, विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में ही घटित हुई थी। तो देखिए, जो मानव इतिहास की जो 99% कहानी है, 99% जो घटना है, ये पूरा पाषाण काल में ही घटित हुआ था। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं और अजंता। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बहुत सारी शैल चित्रकारी की गई है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और बाघ की शैलीकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन एवं सातवाहन कालीन माना जाता है। अब से देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखिए, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और वहाँ पर बहुत सारी शैल चित्रकारी की गई है। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित किया जाता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जो पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य रहता था, भीमबेटका में बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी कंदराएं हैं, तो वहाँ मनुष्य रहा करता था। तो वह खाली समय गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। तो यही कह रहा है कि भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबद्ध किया जाता है। जबकि अजंता की गुफा और बाघ की जो गुफा है, वह जो बाघ की गुफा में जो चित्रकारी की गई है, चित्रकला बनाया गया है, वो मौर्य काल के बाद का चित्रकारी है, मतलब मौर्योत्तर काल का है। जबकि अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो अमरावती जो है वह शुंगकालीन और सातवाहन कालीन है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो देखिए, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ
और मध्य पाषाण काल में बनाए जाने वाले छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। तो केवल दो, मतलब मध्य पाषाण काल, केवल दो, मध्य पाषाण काल। इसकी व्याख्या देखिएगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण वाले युग के जो औजार थे इस दौरान बनाए जाते थे। तो देखिए कुल मिलाकर यह कह रहा है कि देखिए पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वह भूथरे थे, थोड़े मोटे थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो औजार बनाए जाने लगे थे वह बहुत ही ज़्यादा पैने थे और नव पाषाण काल में औजारों पर पालिश भी किया जाता था। तो यही कह रहा है कि जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वह उनको माइक्रोलिथ कहते थे यानी लघु पाषाण कहते थे। और वह जो भी औजार बनाए जाते थे उनके जो मुट्ठे होते थे वह हड्डियों या लकड़ियों के होते थे, ये बोल रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। हुसुंगी जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है, हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजारों और बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो देखिए हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल ही है हुसुंगी जो आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। तो देखिए ये बात गलत है। ये जो औजार होते थे पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वो बलुआ पत्थर के नहीं होते थे बल्कि चूना पत्थर के होते थे, चूना पत्थर के होते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो केवल एक, कि हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, केवल एक, विकल्प ए। इसका व्याख्या देखते हैं। तो देखिए हुसुंगी कर्नाटक में स्थित, हुसुंगी जो है कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसुंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। तो मतलब पूरा पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे वह चूना पत्थर के होते थे, बलुआ पत्थर के नहीं होते थे। इसे अपने ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। मतलब नव पाषाण युग में यह मतलब शुतुरमुर्ग पाया जाता था। और दूसरा देखिएगा आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और तीसरा देखिएगा प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और उसमें मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा कथन सही है ये कह रहा है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, यह गलत है। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो पूरा पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण युग से मिले हैं। तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये बात गलत है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। केवल जो तीसरा ऑप्शन है वही सही है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और उससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। केवल 3 ऑप्शन सही है। तो ये कह रहा कौन सा कथन सही है। तो केवल 3, केवल 3 मतलब विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है, शायद मैंने राजस्थान के हाथ कह दिया शायद भूल कर। तो जो पटना नामक पूरा स्थल है वो महाराष्ट्र में स्थित है और वहीं से यह शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कथन 3 सही है। इनके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मनके बनाने का प्रमाण भी मिला है। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बूंदी से भी, जिस तरह से महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं वैसे ही राजस्थान के बूंदी से भी शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। NCERT हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।